सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर आप जितनी भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज कर लीजिए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन अगर आपको गिट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको गिट को यूसेज नहीं आता है, अगर आपको गिट के थ्रू अपने कोड को कमिट करना, पुश पुल करना नहीं आता है, तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में प्रेफरेंस नहीं होगा सिलेक्शन के लिए। गिट एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है आज के टाइम पे। अगर आप डेवसेकऑप्स कल्चर को फॉलो करते हैं, डेवऑप्स कल्चर को फॉलो करते हैं, और स्पेशली CI/CD पाइपलाइन के लिए, क्योंकि जब आप गिट को यूज़ करना जानेंगे, जब आप गिट को यूज़ करेंगे, तभी आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे कि क्यों किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप कितने भी ज़्यादा अच्छे डेवलपर हो जाएं, लेकिन अगर आपने बोला कि मेरे को गिट की नॉलेज नहीं है, मैं आज भी पुराने वो जो वर्जन कंट्रोल होते थे SVN टाइप से CVS टाइप पे काम करता हूँ, तो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इंस्टीड आप प्रॉमिस करें कि नहीं, मैं 1 वीक या 2 वीक में गिट को सीख के और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसका यूसेज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो इसलिए गिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए, आज के टाइम पे आज को गिट की नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा गिट के बारे में, बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा गिट के बारे में, और गिट हब और गिट लैब और गिट इनमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं, कई लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो बहुत बेसिक तरीके से उनको समझाऊंगा। और इन सब के अलावा मैं आपको हैंड्स ऑन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप गिट का यूसेज करते हैं, और उसको गिट हब की रिपोजिटरीज वगैरह में उसको अपलोड करके भी देखेंगे, उनके फीचर्स, कमांड और जो भी उसका वर्कफ्लो स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आज के बाद कभी भी आपको गिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 2008 से IT इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, और आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड एज़्योर आर्किटेक्ट. I have done Java programming certification long back earlier, and I have done BTech from computer science, and I have also done PG-DAC from CDAC Bangalore. So rest assured कि आप safer hand में हैं। Whatever knowledge I have gained till now since 2008, then जितना भी मेरा experience है उसकी जो best of the knowledge होगी वही मैं आपको share करूँगा, ठीक है, ताकि वो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम आए, आपके कैरियर ग्रोथ में भी काफ़ी काम आए। और अगर आप फ्रेशर हैं और पहली बार इस IT इंडस्ट्रीज़ वगैरह में एज एन प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो भी मेरी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले यही चीज़ समझते हैं कि गिट क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा गिट, गिट हब, गिट लैब, इन सब में क्या अंतर होता है। देखिए, सबसे पहले आपको गिट समझना है। जो मिस्टर लिनक्स तोरेवाला है, ठीक है, जिन्होंने लिनक्स बनाया था, ठीक है, उन्होंने ही गिट को बनाया है, ठीक है। तो हुआ क्या था, 2005 के अराउंड में ये लॉन्च हुआ था। तो ये एक्चुअली में वर्जन मैनेजमेंट टूल कह सकते हैं आप, कई लोग इसको सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल कहते हैं, ठीक है। तो सोर्स कोड का ही मैनेजमेंट के लिए ये नहीं होता है, ये किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट जो आपका है उसके मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजमेंट मतलब क्या है कि उसके जो चेंजेस हुए हैं उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो आपकी जावा फाइल हो सकती है, आपकी डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है। तो उसमें जो भी मल्टीपल टाइम्स में आपने चेंजेस करते रहे हैं खुद से ही या किसी और डेवलपर के थ्रू, उन सभी चीज़ों को जो ट्रैकिंग होती है, ठीक है, वही कि किसने किसने कब कब कौन कौन से चेंजेस किए, और कभी आपको अगर पीछे किसी कोड में जाना है, रिवर्ट करना है, ठीक है, और आने वाले कल में अगर कोई चीज़ नई एडिशन करनी है और वही सेम फाइल पे 2 लोग काम कर रहे हैं, उनका कोड का मर्जर करना है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनकी जो ट्रैकिंग होती है उसी चीज़ के लिए ये हेल्पफुल करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये गिट के पहले कभी भी वर्जन मैनेजमेंट या जो हम ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं ये नहीं होता था। इनफैक्ट अगर आप यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स के अंदर जब भी वो स्टार्टिंग हुआ था तो हर फाइल के ट्रैकिंग के लिए वो ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें बनी हुई थी। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से CVS बना था जो आपका वर्जन मैनेजमेंट का काम करता था, ठीक है। उसके बाद SVN आया, ठीक है। SVN ने क्या किया कि आपको एक सर्वर दिया, जिस सर्वर में सारे जितने भी लोग काम करते थे उस सर्वर में वो सारी चीज़ें वहाँ पे कमिट करते थे एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब जो भी चेंजेस आपने किया आपने वहाँ पे डाल दिया ताकि वो सेफ रहते थे, कल को किसी को भी चाहिए हो तो सर्वर से वो फैच कर लेते थे वो सारे चेंजेस, ठीक है। गिट दिनेश तोरेवाला ने जो बनाया उसके पीछे इसकी मेन एरियाज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम SVN को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी ट्रैकिंग चेंजेस मैंने बोली, मान लीजिए टेक्स्ट फाइल ही है, आपने उसमें 10 टाइम चेंजेस किए, तो जो भी 10 टाइम में चेंजेस किए हर बार आपको SVN के कॉमन रिपोजिटरी जो सर्वर है ना, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वहाँ पे डालना पड़ेगा।
तो और उसके भी अलावा आप जब गिट के फीचर्स में अभी आप जब सब लोगों को समझाऊंगा, वो सारे फीचर्स इतने ज़्यादा एडवांस तरीके से इन्होंने सोचे कई कई मल्टीपल सिचुएशंस में जो गिट में आए, और वैसे कभी भी किसी वर्जन कंट्रोल में नहीं होते, तो उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईज किया। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कोड मेंटेनेंस, कभी अगर आपने कोई प्रोडक्शन में गो लाइव किया और वहाँ कोई बग फिक्सिंग करनी पड़ गई आपको, ठीक है, और आपको कुछ मल्टीपल एनहेंसमेंट करने हैं, जैसे आजकल ये कहा जाता है ना कि हम लोग कितनी ज़्यादा कोड चेंजेस कितनी ज़्यादा जल्दी फास्टर टाइम्स में आप प्रोडक्शन में भेज सकते हो, और उसके लिए हो सकता है आपकी कम से कम 5 या 6 टीम्स काम कर रही हो एक ही कोड में, ठीक है, और वो जो चेंजेस हैं वो सिर्फ एक कोड का बहुत ही आसान सा छोटा सा चेंजेस है, पर आप वेट नहीं करना चाहते हो कि सारे के सारे चेंजेस हो जाएं, फिर मैं सबको मर्ज करूं, फिर सबको गो थ्रू करूं, फिर कोड रिव्यू करूं। तो ये सारी प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है गिट का यूसेज। जब हम अभी इसके सारे कमांड्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो गिट है आपका, यही जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं किसी भी फाइल में, वो कोई भी फाइल हो, चाहे वो सोर्स कोड हो आपका, चाहे वो जावा फाइल हो, पाइथन फाइल हो, डॉट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, पीपीटी हो, एक्सेल हो, वो सारे ट्रैकर जो भी होता है वो सारी ट्रैकिंग का काम करता है। और गिट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये फाइल को ही ट्रैक नहीं करता है, ये जो चेंजेस कर रहे हैं आपने, ठीक है, मान लीजिए किसी पैराग्राफ को आपने चेंज किया तो वो पैराग्राफ को ट्रैक करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गिट का। अब अगर हम गिट रिपोजिटरी की बात करें, तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ट्रैकिंग चेंजेस हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, राइट। तभी तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा चेंजेस कब कब हुआ था, उसकी टाइम लाइन देख सकेंगे आप, टाइम स्टैम्प देख सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें एक रिपोजिटरी में सेव होती हैं, जिसको आप डाटाबेस कह सकते हैं या स्टोरेज पॉइंट हिडन कह सकते हैं आप, गिट को मैनेज करने के लिए है, वही चीज़ गिट रिपोजिटरी होती है, ठीक है। तो आपके लोकल सिस्टम में ही ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आपने एक बार गिट का यूसेज करके रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर दिया है, तो जहाँ पे भी जिस फोल्डर के अंदर आपने गिट को इनिशियलाइज किया है ट्रैकिंग करने के लिए, तो वहाँ के अंदर जितनी भी फाइलें बनेंगी, वो सब की जो ट्रैकिंग होगी, जो चेंजेस होंगे, वो सब उस गिट रिपोजिटरी में स्टोर होते रहेंगे, उस फोल्डर के अंदर जो आपने बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की देखिए जरूरत नहीं पड़ी। अब यही जो गिट रिपोजिटरी है, ठीक है, तो ये जो गिट रिपोजिटरी अगर मैं सर्वर साइड में स्टोर करने लग जाऊं, ठीक है, जो एडवांटेज गिटहब देता है वो क्लाउड बेस्ड एक सर्वर होस्टिंग है। जो जैसे अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करूं, तो आप क्या करते हैं, एचटीएमएल के पेजेस की होस्टिंग करते हैं और वो वेबसाइट एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से जो गिटहब है, वो आपकी जो गिट रिपोजिटरी है, जो अभी आपने लोकल बनाया है, आपने इसको सर्वर पे डाल दिया, क्लाउड बेस्ड एक सर्वर होस्टिंग प्लेटफॉर्म है गिट रिपोजिटरी के लिए, वहां पे डाल दिया, ठीक है। आप पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, वो सारे एडवांटेजेस गिटहब देता है, वहां पे आप डाल देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर हुआ गिट और गिटहब में। और अगर आप ये जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप देखिए मास्टर लिखा हुआ है, तो जो भी आप सबसे पहले सोर्स कोड को स्टार्ट करेंगे एकदम बेस से, तो वो आपका जो बेस ब्रांच है एक तरीके से, या बेस कोड है, वो एक मास्टर ब्रांच की तरह ट्रीट होता है। तो अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई फीचर का एडिशन करना है, आपको कुछ एनहेंसमेंट करना है, कोई स्टोरीज के डेवलपमेंट करने हैं, तो उस मास्टर ब्रांच से ही आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ निकालेंगे, उस कोड की कॉपी बनाएंगे, मतलब ये हुआ। और जितनी आप कॉपीज बनाएंगे, उसमें जो भी आपको एनहेंसमेंट्स करना था, आपने खाली उतना चेंजेस करके वापस उसको मास्टर में मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर 10 डेवलपर है, 10 डेवलपर अलग अलग यूजर स्टोरी पे काम कर रहे हैं, तो वो 10 ब्रांचेस निकालेंगे अपनी मेन वर्किंग डायरेक्टरी जो मास्टर के नाम से जानी जाती है, और वहाँ पे जो चेंजेस करेंगे, वापस जब सब कुछ हो जाएगा, वापस वो मास्टर में मर्ज कर देंगे। मास्टर के अलावा भी आप अपनी कोई मेन ब्रांच बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मास्टर में आप सारे काम करेंगे, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और कल को अगर कोई बग फिक्स कर प्रोडक्शन में पता लगता है कि कोई मेजर कोड है, बग फिक्स करनी है, ठीक है, तो आप जहाँ से भी जिस प्रोडक्शन में कोड गया, तो सारे डेवलपर्स अपने अपनी सब चीज़ों में तो काम कर रहे हैं, अपने अपने अलग अलग ब्रांचेस बना के, ठीक है। तो आप बग फिक्स के लिए एक अलग ब्रांच बनाएंगे, वहाँ पे चेंजेस करके वापस मास्टर में मर्ज कर देंगे, तो जो नया कोड गया होगा वो सारे के सारे जो डेवलपर्स हैं वो उसको रेफर करके वापस ले सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं गिट के। आई होप अभी अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा समझ में आपको आ रहा होगा। हम इसके जब हैंड्स ऑन करेंगे, जब मैं इसके सारे फाइल्स में हैंड्स ऑन करके आपको दिखाऊंगा, चेंजेस करके, ट्रैकिंग करके, वो सब चीज़ें पुश करके दिखाऊंगा, गिटहब में डाल के दिखाऊंगा, तो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या गिटहब के बारे में आपको देखिए नॉलेज दी है। अगर मैं क्या इंपॉर्टेंट पैरा
जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिट ही एक वर्जन कंट्रोल है पूरी दुनिया में। आपके पहले ऑलरेडी यूनिक्स में ऑलरेडी वर्जन कंट्रोल सिस्टम वगैरह था ही ऑलरेडी, फिर सीवीएस आया था, फिर सब वर्जन आया था, ठीक है। तो सब वर्जन भी काफ़ी थोड़ा सा उस जमाने के हिसाब से एडवांस चीज़ें देता था कि वो सारी चीज़ें एक सर्वर पे मेंटेन करके रखता था। और वो सर्वर लेकिन अगर फेलियर हो जाएगा तो आपके सारे चेंजेस लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक बिगर इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसको भी हैंडल करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई रिप्लिका नहीं बनाते थे, एक रिप्लिका कोई ना कोई एक सर्वर कर रख लेते थे, तो वो सारी चीज़ें हमेशा रिप्लिकेट होती रहती थी, ठीक है। तो अगर इन केस कोई फेलियर होता है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम का ही लॉस हमें हो सकता है। इस तरीके से चीज़ें मैनेज करते थे। लेकिन गिट क्या है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने लोकल सिस्टम में भी ऑलरेडी रिपोजिटरी उसके रखे हुए, राइट। वहाँ पे सारी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, सब चीज़ें कमिट कर सकते हो, और फाइनली आप सर्वर पे भी डाल सकते हो। और जब भी कोई और यूज़र चाहेगा, दो चार जो डेवलपर्स हैं, वो उस रिपोजिटरी को अपने पास में लेके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि उनको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जब भी लेटेस्ट कोड को अगर चाहिए तभी वो सर्वर से उस सब चीज़ों को अपने पे लाएंगे, लेकिन वहाँ अपने ही लोकल सिस्टम में भी वो अपनी रिपोजिटरी में सारी चीज़ें ट्रैकिंग और चेंजेस वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गिट का। तो इसी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आप लोकल सिस्टम में भी अपना रिपोजिटरी बना के रखे हो, सर्वर पे भी अपना रिपोजिटरी बना के मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में होगी जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। तो पैरामीटर्स हैं जो बात आपको करते हैं गिट और एसवीएन। क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं तो जो जैसे मैंने आपको अभी आपको बताया लैपटॉप कि गिट कंसीडर करने में डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हेल्पफुल वर्जन, होंगे? एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन है ये। और एसवीएन सेंट्रलाइज्ड वर्जन ही था, तो सारी कोड जो भी आप चीज़ें मर्ज करते थे, तो वो एक सेंट्रल जो सर्वर था आपका, वहीं पे आप सारी चीज़ें मर्ज करते थे, ठीक है। और गिट में जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं, वो जो आप चेंजेस करते थे, जैसे किसी फाइल में 10 पैराग्राफ में आपने पहले पैराग्राफ में चेंजेस किए, तो जो चेंजेस आपने किए हैं खाली वो उसको ट्रैक करता है गिट। और जबकि एसवीएन फाइल को ट्रैक करता था, ठीक है। तो जिस फाइल में आपने जो चेंजेस किए हैं, अगर वो चेंजेस हो तो वो फाइल को पूरी ट्रैक करेगा। तो ये एक बहुत मेजर अंतर होता है गिट और एसवीएन में, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक मास्टर आपकी मेन ब्रांच को तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, या अपनी खुद की एक मेन ब्रांच वहाँ बना सकते हैं, जिससे मल्टीपल सब ब्रांचेस अलग अलग डेवलपर निकालेंगे अपने फीचर्स, स्टोरीज, बग फिक्सेस के लिए, और वो फाइनली फिर मेन या मास्टर ब्रांच में मर्ज करेंगे। तो इससे आपकी रिलीज काफ़ी स्टेबल रहती है, ठीक है। आपको पता रहता है कि फाइनली हमने जो कोड भेजा है वो प्रॉपर तरीके से कैसे हमने भेजा हुआ है अगर अपने प्रोडक्शन में, और कल को अगर रिवर्ट करने के चांसेस आते हैं या उसमें कुछ और एनहांसमेंट करने हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप ब्रांचेस निकाल के सिर्फ उस स्पेसिफिक कोड में, स्टेबल जो कोड है आपका, वहीं पे चेंजेस कर सकते हैं। इंस्टीड कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर बीच में कहीं से भी आप पुराने कोड में, जैसे क्या होता था, आपको फिर से सारी टेस्टिंग करनी पड़ती थी, फिर से पूरा कोड को गो थ्रू करना था कि पड़ता था कि वो कोई इम्पैक्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम में ना कर दे। तो वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज देता है गिट की, एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी आपका स्टेबल रिलीज चल रही है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो जो आपने चेंजेस किए सिर्फ उसको ही आपको टेस्ट करना है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो गिट में, वो हैश बेस्ड आपकी एल्गोरिथम यूज़ होती है। जो भी आप कमिट करेंगे यहाँ पे, जो भी चीज़ें मतलब आपने फाइनल कर ली कि नहीं एकदम ओके है और इसको हम फाइनल भेज सकते हैं कोड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जो जो आप कमिट करते जाएंगे अपने लोकल रिपोजिटरी सिस्टम में भी, हर कमिट का एक हैश कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप करेंगे, इवन अगर कल को आप रिवर्ट भी करते हैं अपने कोड को, ठीक है, तो उसकी भी एक नई हैश कोड कमिट ब्रांच वहाँ पे ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में से कभी भी कोई चीज़ गायब कर देंगे, हर एक ट्रैकिंग गिट में बनी रहती है, इवन तो अगर आप कोड को रिवर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि आप पूरी जो लॉग अगर चेक करना चाहेंगे अपने उस पर्टिकुलर चेंजेस से रिलेटेड अपनी किसी भी फाइल में, तो आपको सारी एक एक चीज़ें वहाँ पे मेंटेन रहेंगी, ठीक है। तो आप थोड़े से गिट के कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जिसके बेसिस पे ही आप कभी भी जो हैंड्स ऑन करेंगे या इसका यूसेज करेंगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो गिट का यूसेज है मेनली, अभी आप सर्वर वगैरह भूल जाइए, आपको लोकल सिस्टम में ही आपका रिपोजिटरी बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए तीन चीज़ें होंगी। सबसे मेनली तो आपका जो खुद का मेन बेस कोड होगा, जिसको आप वर्किंग डायरेक्टरी कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी या तो आप स्टार्टिंग से अपना नया कोड, आपने कोई रिपोजिटरी अपनी नहीं बनाई हुई है गिटहब वगैरह में, तो आप स्टार्टिंग से
स्टार्ट कर रहे हैं तो गिट इनिट वगैरह करके आपने पहली बार आप लोकल एक रिपोजिटरी बनाएंगे अपने सिस्टम में। और कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड बना होता है और वो सर्वर पे पड़ा होता है, आप बीच में आपने किसी टीम को ज्वाइन किया है, तो आप क्लोन करके उस कोड को लेके आते हैं अपने लोकल रिपोजिटरी में, ठीक है। तो जो भी कोड आपके लेटेस्ट आप जिसमें काम कर रहे हैं उसको आप कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ से आप काम स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ट्रैकिंग चेंजेस वगैरह करेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो आपके वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में चला जाता है। जब स्टेजिंग एरिया में होता है वहाँ पे आपने जब सब चीज़ें देखी कि नहीं हमारा सब कोड एकदम फिक्स है, सही है, उसका आपने प्रॉपरली कोड रिव्यू वगैरह कर लिया है, तो आप उसको तब कमिट करेंगे। और जब आप उसको कमिट कर देंगे तो वो लोकल रिपोजिटरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी, मतलब लोकल रिपोजिटरी में आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आप मल्टीपल ब्रांचेस बनाएं अपनी खुद के लिए, मतलब मल्टीपल डेवलपर्स की बात नहीं कर रहे, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस बनाए कि कभी मैं इस एक ब्रांच में एक स्टोरी में काम कर रहा हूँ तो कभी मैं दूसरी स्टोरी में काम कर रहा हूँ, तो वो आप स्विचिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो स्विचिंग होती है इसी को हम चेकआउट कहते हैं कि आपने चेकआउट किया पहले एक मेन वन ब्रांच मान लीजिए, तो वहाँ पे आपने उतना पर्टिकुलर कोड का चेंजेस कर लिया, फिर आपने स्विचिंग कर ली मेन टू ब्रांच में, ठीक है। तो उसको आपने गिट चेकआउट मेन टू ब्रांच कर लिया, तो वो अलग अलग ब्रांचेस में जो आप स्विचिंग करते हो उसको ही हम चेकआउट कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उन दोनों कोड का कुछ आपस में रिलेशनशिप है, आप दोनों को मर्ज करना है तो वो मर्जिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें जब सब फाइनल हो जाएंगी तो आप फाइनली गिट कमिट ही करेंगे जो लोकल रिपोजिटरी में चला जाएगा। और जो आपके कमिट होते हैं, ठीक है, जो कमिट की हिस्ट्री होती है यही चीज जाती है आपकी रिमोट रिपोजिटरी में। रिमोट रिपोजिटरी का मतलब हुआ कि आपने, जैसे मैंने गिटहब का एग्जांपल दिया कि क्लाउड बेस्ड सर्वर होस्टिंग ले रखी है, वहाँ पे आप सारे कोड को मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि मान लीजिए मल्टीपल लोकेशंस में आपके डेवलपर्स काम करते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ताकि वो आपका कोड ले सके, तो आपने सारी चीज़ें वहाँ के सर्वर में डाली जिसको रिमोट रिपोजिटरी कहेंगे, और वहाँ से कोई भी डेवलपर वो सारी चीज़ें को ले सकता है। तो वो कैसे लेगा, वो पुल करेगा आपके चेंजेस को, ठीक है। और आपने भी जो चेंजेस वहाँ पे कमिट किए वो पुश की तरह करेंगे, तो मतलब आप पुश करेंगे अपने लोकल रिपोजिटरी के जो भी कमिट चेंजेस थे वो रिमोट रिपोजिटरी में जाएंगे, वहाँ सारे आपके कमिट और कोड वगैरह सब दिखाई देने लग जाएंगे। और किसी और यूजर को या आपको ही फिर से दोबारा वो चीज़ें चाहिए तो आप उसको पुल करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोन भी कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपका कोड बना हुआ पहली बार आप कोडिंग करना चाह रहे हैं और उस बेस कोड जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन का चलना चाहता है, जो ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे उसको लेना चाहेंगे, तो आप क्लोन भी कर सकते हैं रिपोजिटरी को और वहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक हो गया एक तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और होती है, देखिए स्टैश, ठीक है। तो आप मान के चलिए जैसे वर्किंग डायरेक्टरी या से हैं जो आपको जैसे लैपटॉप मान लीजिए कंसीडर करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये होंगे। वर्किंग डायरेक्टरी है आपका, है ना, यहाँ पे एक सेकेंड, ये एक ये पे वर्किंग डायरेक्टरी है, स्टेजिंग डायरेक्टरी है, लोकल रिपोजिटरी है, ठीक है। कल को आप बीच में कोई चीज़ कमिट नहीं करना चाहते हैं, आप सेव एज अ ड्राफ्ट जैसे फीचर होता है ना, तो उसी तरीके से आप मान लीजिए यहाँ पे एक स्टैशिंग की भी आपकी आपका डायरेक्टरी बोल सकते हैं या एक एरिया बोल सकते हैं, वो बन जाएगा। तो आप कमिट नहीं करना चाहते हैं पर आप स्विचिंग करना चाहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को स्टैश भी कर सकते हैं। भी मैं अभी आपको मतलब कमांड भी दिखा दूंगा वो क्या होता है उसका कमांड, मतलब आपके नॉलेज के लिए समझाना चाह रहे हैं कि एक और चीज़ होती है अलग से जहाँ पे स्टैशिंग आप कर सकते हैं, सेव एज अ ड्राफ्ट काइंड ऑफ थिंग। आपने कोई काम खत्म कंप्लीट कर लिया, फिर वापस आप आके वहाँ से रिज्यूम करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको वापस ले सकते हो, अपना काम कंप्लीट करके वापस फिर से आप कमिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन आपके गिट कॉन्सेप्ट हो गए जो गिट के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं गिटहब। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई गिटहब और गिट में कोई आपको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं, दोनों का पर्पस अलग अलग है। देखिए गिट को गिटहब की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कोई भी रिमोटली अगर रिपोजिटरी, आप कोई भी ऐसा कंपनी है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करना चाहता है गिट रिपोजिटरी के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सारा काम जो गिट है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का वो गिट तो लोकली करता ही है ना। तो गिटहब के यूसेज को देखिए समझने के लिए सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें HTML पेजेस होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी वेबसाइट है अगर उसको किसी को एक्सेसिबल पब्लिकली करना है तो क्या आप करेंगे, आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म को सर्च करते हैं, राइट। तो वहाँ पे HTML पेजेस को डालते हैं वहाँ पे और किसी URL के थ्रू उसको रजिस्टर करते हैं। तो जब वो URL को हिट होता है तो आपके HTML पेजेस जब ब्राउजर से आप ओपन करते हैं तो वो रेंडरिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो गिटहब की रिपोजिटरीज आपने बनाई, आप अगर इनकी होस्टिंग करना चाहते हैं तो गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है जो गिटहब की रिपोजिटरीज के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपकी रिपोजिटरी आपने लोकल बनाई है, वहाँ पे जो गिटहब में आप रिपोजिटरी बनाएंगे उन दोनों के साथ में लिंकिंग करना चाहते हैं, उन दोनों को आप सिंक करना चाहते हैं, तो गिटहब में जाके आपको कोई रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी और अपनी जो लोकल सिस्टम में आपने रिपोजिटरी बनाई है उनके जो चेंजेस हैं उनको आप पुश करेंगे वहाँ पे। तो जो रिमोटली आपका गिटहब में रिपोजिटरी बना हुआ है वो सारे चेंजेस लोकल से उठ के रिमोटली में जाके आपके रिप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर डेवलपर या कोई भी अगर आपने उसके पब्लिक मोड में बना रखा है और उसका एक्सेस सबको प्रोवाइडेड है, तो वो उस रिपोजिटरी को अपने एप्लीकेशंस, अपने प्लेटफॉर्म, अपने इसमें लैपटॉप या पीसीज वगैरह जहाँ पे भी आप डेवलपमेंट करते हैं वो उसमें ला सकते हैं, जिसके लिए गिट क्लोन वगैरह का यूज़ करते हैं। भी कमांड का बारे में मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से दूंगा, पर गिटहब के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है, जो गिटहब रिपोजिटरी के लिए स्पेशली बना हुआ है, ठीक है। और ये एक्चुअली में पहले ओपन सोर्स की तरह था, पहले सबके लिए ओपन था, पर बाद में इसको अराउंड मे बी 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, तो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट इसको मैनेज करता है, ठीक है। और गिटहब, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि गिटहब बिना गिट के कुछ नहीं है, गिट के ही सारे फीचर्स वगैरह यूज़ करता है। और एडिशनली जो अपने फीचर्स प्रोवाइड करता है उसमें मेनली आपका जो स्टोरेज सिस्टम हो गया, आपको होस्टिंग के लिए हो गया, वो हो गया, और पब्लिक या प्राइवेट आप उसमें कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जो भी हैंड्स ऑन में भी देखेंगे। तो ये आपका एक तरीके से गिटहब हो गया। अब अगर गिटलैब की बात करते हैं, तो देखिए गिटहब और गिटलैब में कंपटीशन हो सकता है, जिसमें गिटलैब काफ़ी प्रीमियम कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं यूज़ करने के लिए। इसका पॉपुलरिज्म एक तरीके से स्टार्ट होना शुरू हुआ था जब इन्होंने गोल्डमैन सैक के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, गोल्डमैन सैक की ये प्रॉब्लम थी कि जो भी वो कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे और एक यूआई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे सभी लोग एक्सेस कर सके, सिंगल यूआई पेज हो वहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे हों, और उसके अलावा उनके कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ में वो मल्टीपल डिप्लॉयमेंट एक साथ करना चाहते थे विद इन अ डे। तो वो अपनी डिप्लॉयमेंट साइकिल को फास्ट करना चाहते थे, तो वहाँ पे गिटलैब ने काम किया। तो गिटलैब ने अपने जो फीचर्स प्रोवाइड किए, अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करी, और यही जो जिस तरीके से गिटहब अपनी होस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है गिट रिपोजिटरीज के लिए, तो सेम काम गिटलैब ने किया और वहाँ से इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन निकल के आया। और उसके बाद से इसके प्रीमियम प्लेटफॉर्म, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो इनके साथ एड ऑन शुरू हो गए, और अभी के टाइम पे इनके कम से कम 1 लाख प्रीमियम यूजर्स है, जिसमें सोनी, आईबीएम, गोल्डमैन सैक, इवन नासा वगैरह, ये सब भी गिटलैब को ही यूज़ करते हैं अपने सारे कोड की, मेनली सोर्स कोड वगैरह की जो रिपोजिटरीज बनती हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप से सब चीज़ें बना सकते हैं। तो आप गिटहब या गिटलैब में से कोई भी यूज़ करना चाहें तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। गिटहब आप मोस्टली देखिए ओपन सोर्स वगैरह के जो कोड हैं वो गिटहब में आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप गिटहब में भी जाके आप उन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोर्स कोड के मैनेजमेंट के लिए है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अगर रिपोजिटरी वगैरह बनाते हैं तो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो गिटहब और गिटलैब में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरी आप अपनी बना सकते हैं वहाँ पे, और जिनको एक्सेस देंगे आप, वो प्राइवेट रिपोजिटरी में खाली वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गिटहब और गिटलैब के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब अगर हम बात करते हैं गिट एसेंशियल कमांड्स की, तो देखिए सबसे पहले हम हैंड्स ऑन को कर लेते हैं, ठीक है। और हैंड्स ऑन करने के बाद जब हम इन कमांड्स पे रिव्यू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, गिट क्लोन के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि देखिए स्टार्टिंग हम लोग गिट इनिट से करेंगे। गिट इनिट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी कोई भी रिपोजिटरी नहीं बनी है, आप इनिशियलाइज ही कर रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आप गिट इनिट से अपनी रिपोजिटरी को लोकल, जो भी गिट इनिट वगैरह कमांड, देखिए गिट हमेशा लोकली ही काम करेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जब आपको रिपोजिटरी आपको रिमोटली ले जानी है, आपको पुश करनी है गिटहब या गिट क्लोन में, तभी आप पुश या पुल वगैरह जो भी करना है वो आपको करेंगे। और क्लोन भी देखिए तभी आपका आएगा कि ऑलरेडी आपकी रिपोजिटरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर है ना, आपने कोई प्रोजेक्ट पे ऐसे ज्वाइन किया जहाँ पे इन मिडिल आप ज्वाइन करते हो, ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है और वो पुश हो चुके हैं, वहाँ पे गिटहब गिटलैब वगैरह यूज होता है। तो आपको क्लोनिंग अगर करनी है तो तब आप गिट वहाँ पे जहाँ पे भी ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ से आपको स्टार्टिंग कोड करनी है, रिपोजिटरी को कॉपी करना है, तब आप गिट क्लोन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, कई लोग गिट पुल करते हैं वहाँ पे, जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्लोन, पुल, पुश, एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी उसमें चाहिए हमेशा, ठीक है। लेकिन बाकी जो गिट के कमांड्स होंगे, ब्रांचिंग या चेकआउट या स्टेटस, जिनको अभी डिटेल में समझेंगे, उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्लोन का यूसेज कब आएगा, जब आपको ऑलरेडी रिपोजिटरी बनी हुई है ऑलरेडी, और वहाँ से आप क्लोन करें। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप उसके रिपोजिटरी में जाएंगे, वहाँ से क्लोन करेंगे रिपोजिटरी और वहाँ से काम स्टार्ट करेंगे।
कई लोग गिट पुल से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है कि गिट क्लोन और गिट पुल में क्या अंतर है। देखिए, गिट पुल जब आप करेंगे तो वो मोस्टली आप किसी न किसी ब्रांच से करेंगे, ठीक है। तो आपको जो पुल करना है वो किसी न किसी ब्रांच से करेंगे, जैसे मल्टीपल ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक मेन मास्टर ब्रांच हो कि उससे आपने मल्टीपल स्टोरीज या फीचर्स के बेसिस में आपने कई ब्रांचेस बनाई और सिर्फ उसी स्टोरी में काम कर रहे हैं। तो आप कल को कोड रिव्यू के लिए किसी को असाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, जो आपकी ब्रांच है वहां से पुल करेगा कोड, और जो पुल करेगा वो उनका जो एग्जिस्टिंग लेटेस्ट कोड होगा वहां पे मर्जिंग भी करने का काम करता है। तो फैच एंड मर्ज का काम करता है पुल, और वो सिर्फ ब्रांचिंग से होती है। तो वो रिव्यू करेगा और उसके बाद कोड रिव्यू कमेंट देने के बाद आप उसको कमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होगा तो गिटहब में ही, लेकिन या गिट लैब में होगा, लेकिन जो क्लोनिंग वाला काम होगा वो सीधे सीधे रिपोजिटरी को खाली कॉपी करने का काम है। वो किसी ब्रांचिंग से काम नहीं है, वो आपकी सीधे सीधे रिपोजिटरी को कॉपी कर लिया और वहां से आप स्टार्ट करेंगे काम। और वहां से जो भी ब्रांचेस आपको बनानी है वो सब ब्रांचेस अपनी फीचर वाइज या बग फिक्सिंग के बेसिस पे या किसी स्टोरीज के बेसिस पे आपको बनानी होंगी, ठीक है। तो ये आपका मेजरली चीज होगी गिट क्लोन से रिलेटेड। हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, एक कॉमन कोई फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है गिट पे, मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं अपनी जिसमें हम लोग अपना जो भी है यहाँ पे हैंड्स ऑन वगैरह करना चाहते हैं। तो इसका नाम कर लेते हैं, मान लीजिए PMDG क्लाउड हैंड्स ऑन, ठीक है। अब ये देखिए, ये एम्प्टी डायरेक्टरी है, ठीक है। अभी गिट को यूज़ करने के लिए देखिए आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपके सिस्टम में गिट नहीं है। अगर आपको देखना ऑलरेडी गिट है आपका, तो जैसे कि मैंने बताया, कभी भी कोई भी चीज़ आपको अगर चेक करनी है तो कमांड को आप जाइए, जावा वगैरह का वर्जन चेक करना है तो जावा वर्जन आप डालेंगे तो वहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगे, तो मतलब जावा इंस्टॉल है। इसी तरीके से गिट भी अगर आपका इंस्टॉल है तो गिट वर्जन आप डालेंगे तो गिट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे आने लग जाएंगी। देखिए, गिट अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो गिट से रिलेटेड कमांड्स चल रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसका मतलब गिट है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, है ना, तो इसका मतलब गिट है मेरे पास। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से करना है तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिट इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या होता है। और गिट के साथ में देखिए गिट बैश भी आपको मिलेगा। बैश कुछ नहीं, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट, ये जो स्क्रीन है वो बैश गिट के लिए ही ऑलरेडी बना हुआ है, तो थोड़ा सा कलरफुल चीज़ें थोड़ी बहुत रहती हैं उसमें, तो और ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो गिट बैश भी है मेरे पास, मैं आपको एक बार के दिखा भी देता हूँ। फिर वो मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे। तो कि गिट बैश अगर मैं ओपन करता हूँ यार, तो ये देखिए थोड़ा बहुत कलरफुल यहाँ पे रहती हैं चीज़ें, आपको लगेगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ पे भी देखता हूँ गिट वर्जन वगैरह, ठीक है। अगर मैं और देखना चाहता हूँ तो PWD यहाँ पे चलेगा क्या? हाँ, ये लिनक्स की तरह ही ऑलरेडी काम कर रहा है। फिर अभी हम स्विच कर लेंगे जहाँ पे भी हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो अभी मैं स्विच तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाता भी हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये देखिए git.scm.com में जब आप जाएंगे डाउनलोड गिट, यहाँ पे जाके आप गिट को, जो भी आपका विंडोज़ है, मैक ओएस, लिनक्स है, उसके लिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप विंडोज़ में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32 बिट या 64 बिट का जो भी सेटअप है आप इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके में गिट और गिट बैश ये दोनों इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका गिट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब अगर गिटहब की बात करें तो देखिए गिटहब क्या है, ये आपको यूआई भी देता है, ठीक है। तो गिटहब में अगर आप जाएंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, जिससे भी आप साइन अप करेंगे आप उससे अकाउंट से साइन अप कर लीजिए। मैं अगर बात करता हूँ तो मैंने जैसे अपने ऑलरेडी PMDG क्लाउड वगैरह से मालवेयर, मतलब जो भी मेरा पर्सनल है ईमेल आईडी, उससे मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देखिए 2 रिपोजिटरी मैंने बना रखी है गिटहब में। तो ये गिटहब का आपका यूआई हो गया। अगर आपको न्यू रिपोजिटरी बनानी है जिससे आप रिमोटली कनेक्ट करेंगे, अभी जो भी मैं कोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अभी लोकल तो मैं गिट यूज़ करने वाला हूँ जैसा, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको सर्वर यूज़ करना है गिटहब में, आपका कोड होस्ट करना है आपको, ताकि मल्टीपल डेवलपर्स वगैरह भी काम कर सकें, तो प्राइवेट या पब्लिक जो भी है वो सारे ऑप्शन आपके आते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे भी आपको रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं गिटलैब को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, गिटलैब भी सिमिलर एक तरीके से यूआई देता है, मैं गिटहब को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाके एक न्यू रिपोजिटरी बना लेता हूँ, जो भी मैं ओनर हूँ, तो इसके अंदर मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाना चाहते हैं।
मोस्टली जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अगर वो गिटहब यूज़ करें तो मोस्टली वो प्राइवेट रहती है, और प्राइवेट में एक्चुअली में आपका पेड होता है, ठीक है। पब्लिक आप यूज़ कर सकते हैं, इन जनरल ओपन रहता है, क्योंकि कोई भी कोड आपको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रिपोजिटरी का नाम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हैंड्स ऑन, ये इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं हो गया, और यहाँ पे देखिए कोई लाइसेंस वगैरह रीड में फाइल में नहीं, यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करूँगा, ठीक है। तो अब ये जो मेरी रिपोजिटरी बनी है, इसी में मैं अपना जो भी वहाँ पे लोकल काम करूँगा सब कुछ वो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो रिपोजिटरी बनी, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम डालूंगा तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो कल को अगर कई चीज़ें यहाँ पड़ी होंगी तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ये जो कोड यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसको मैं कॉपी करके क्लोन करूँगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जो आपका क्लोन, ठीक है, तो गिट क्लोन करके देखिए जो हाइपर लिंक है यहाँ पे, इस क्लोन को जब हाइपर लिंक में करूंगा तो कोई भी रिपोजिटरी, कल को अगर आपको गिट की रिपोजिटरी किसी की भी पता है, ठीक है, और वो पब्लिक एक्सेसिबल है, तो आप उस कोड को क्लोन कर सकते हैं। तो जैसे ओपन सोर्स सिस्टम बनते हैं, कल को अगर आपको लिनक्स का ही, कल को अगर आपको जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, चाहे अपाचे हो गया, चाहे वेब सर्वर हो गया, चाहे रेड हैट लिनक्स हो गया, उसमें काम करना है आपको, तो आप उस कोड को क्लोन करेंगे, ठीक है, पुल नहीं करेंगे, ठीक है। पुल में क्या होता है कि अगर किसी डेवलपर ने ऑलरेडी काम कर रखा है, पुल का मतलब होता है, अभी हम और अच्छे समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पुल और क्लोन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्लोन एज इट इज जो रिपोजिटरी उसको कॉपी कर देगा, और पुल किसी ब्रांच को करेंगे आप, ठीक है। तो ये छोटा सा अंतर आप समझ लीजिए, पुल किसी ब्रांच को करते हैं, वो एक तरीके से हमारे पास जो कोड है उसको मर्ज कर लेंगे, वहां से फेच करके मर्ज कर लेंगे। क्लोन पूरी रिपोजिटरी को आपने कॉपी कर लिया एज अ वर्किंग डायरेक्टरी, अब इस पे काम करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको होगी थोड़ी सी क्लोन से नॉलेज। अब हम चलते हैं अपने मेन हैंड्स ऑन उसमें, गिट बैश में, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पे वर्किंग डायरेक्टली हमारी हो गई थी। अब हम गिट पे काम करना शुरू करते हैं। गिट पे काम करने के लिए अभी देखिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया ये, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक मान लीजिए टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, ठीक है। कल को यहाँ पे जावा फाइल होगी, डॉट नेट फाइल होगी, डजेंट मैटर, ठीक है। टेक्स्ट फाइल बनाते हैं फर्स्ट, डॉट टी, ठीक है। और एक और फाइल बना लेते हैं सेकेंड, डॉक्स सेकेंड डॉट टी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने गिट की रिपोजिटरी नहीं बनाई है, ठीक है। अभी एक चीज और कर लेते हैं, जो गिट की रिपोजिटरी बनती है वो हिडन रहती है ना, शो हिडन आइटम कर लेते हैं, ठीक है। तो गिट की रिपोजिटरी, जब ये जो जो फाइलें हैं इसमें मैं कुछ भी अगर चेंजेस करूं तो वो चेंजेस ट्रैक होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए गिट की रिपोजिटरी यहाँ पे होनी जरूरी है, ठीक है। तो अभी गिट की रिपोजिटरी नहीं है तो गिट का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, मतलब ये कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। कल को अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ भी चेंजेस यहाँ पे डाल के सेव कर देता हूँ और उसको मुझे ट्रैक करना है गिट के थ्रू, तो वह नहीं होगा। और ट्रैकिंग कैसे करेंगे इसकी, जैसे मान लीजिए गिट स्टेटस कमांड होता है, तो देखिए नॉट अ गिट रिपोजिटरी, आप कुछ भी अगर गिट का काम करना चाहते हैं और रिपोजिटरी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रखता हूँ, स्टार्टिंग से काम करेंगे और उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं। तो जब मैं इनिशियलाइज कर दूंगा गिट को यहाँ पे, तो सारी ट्रैकिंग यहाँ पे जितने भी फोल्डर फाइल्स वगैरह बनेंगे सबकी ट्रैकिंग होने लग जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, गिट इनिट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, इसने एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी को बना दिया इस फोल्डर के अंदर, इसी यूजर के अंदर बना दिया इसने। अरे इसमें नहीं बनाना था यार, एक सेकंड। हम फिर से इसमें चलते हैं, ठीक है। सी डी में आ गए हैं, पी डब्ल्यू डी करते हैं, यार कहीं जा रहे क्या चक्कर है। और ये देखिए एक्चुअली में वो लिनक्स की तरह ले रहा है ना, तो वहाँ पे बैक स्लैश काम करता है, ठीक है। ठीक है, फिर से करते हैं गिट इनिट, यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी रिपोजिटरी। तो अब यहाँ देखिए आपकी गिट हिडन फोल्डर में एक ये देखिए रिपोजिटरी आ गई। तो जो भी आपकी देखिए ट्रैकिंग होगी वो सारी यहाँ पे पड़ी रहेंगी, आपको कभी भी इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं करनी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना आपकी गिट रिपोजिटरी आपकी करप्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हिडन फोल्डर में रखी जाती है मोस्टली, ठीक है। तो अब देखिए आपका गिट
इनिशलाइज हो गया, लोकल रिपोजिटरी आपकी गिट की इनिशलाइज हो गई, और कल को जो आप रिमोटली कमिट भी करेंगे ना, तो यही आपकी रिपोजिटरी है जो वहाँ पे जाके गिटहब में स्टोर हो जाएगी और फाइलें ले वगैरह सब कुछ लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इनिशलाइज हो गया है गिट यहाँ पे। तो अब हम इसमें चलते हैं, जो आपका गिट इनिट वाला शायद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गिट क्लोन हो गया। अच्छा, ब्रांच, चेकआउट स्टेटस, ऐड, कमिट, पुश, पुल, लॉग, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। अभी गिट इनिट सबसे पहले से आप समझ लीजिए। तो गिट क्लोन अगर ऑलरेडी बनी हुई रिपोजिटरी है, अदरवाइज आपको गिट इनिट करना है अपना पहली बार अगर कोई रिपोजिटरी बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ट्रैकिंग को समझना है कि ये एक्चुअल में गिट वर्जन कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, आप जो फाइल जाते हैं, मान लीजिए फाइल को आपने ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है ABCD। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं, आपको ट्रैक करना, ये जो गिट का अभी इनिशियलाइज हुई रिपोजिटरी, इसको ये सारी चीज़ें चेंजेस को ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे आपको पता लगेगा, उसके लिए आपको गिट स्टेटस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए क्या बता रहा है, ये जो दो फाइलें हैं ये अभी अनट्रैक्ड है, मतलब आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, लेकिन इसको अगर आपको सारी चीज़ें ट्रैक करनी है, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, तो आपको ये स्टेजिंग डायरेक्टरी में लेके आना पड़ेगा। और स्टेजिंग डायरेक्टरी में हम कैसे करके आएंगे, गिट ऐड करना पड़ेगा हमें, मतलब गिट ऐड। ठीक है, गिट ऐड करने के लिए या तो आप फाइल का नाम डायरेक्टली दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फाइल ऐड हो जाएगी ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, या फिर आप सारे की सारी फाइलों को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं, या -a करके भी कमांड होता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सारी चीज़ें कमिट हो जाएंगी। अब अगर आप गिट स्टेटस करते हैं तो ये जो रेड में अनट्रैक्ड फाइल दिखा रहा था, ये ग्रीन में फाइल दिखाने लग जाएगा ट्रैकिंग। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे कमिट भी दिखा रहा है कि वो कोई भी कमिट आपका नहीं, और क्या दिखा रहा है, ऑन ब्रांच PM मास्टर, मतलब इसने बाय डिफॉल्ट आपकी PM मास्टर करके ब्रांच बना दी है। ठीक है, जो आपकी मेन ब्रांच है। तो कल को अगर आपको नई ब्रांच बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गिट बी मेन। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये आपको मेन ब्रांच में स्विच कर देगा, फाइलें यही रहेंगी, अलग ब्रांचेस में इसी फाइलों पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, PM मास्टर ब्रांच से हटके हम मेन ब्रांच में जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप कोई स्टोरी पे काम कर रहे हैं, हम उस स्टोरी में जाके इन फाइलों को खाली वही चेंजेस करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, बाद में सही लगेगा तो हम मास्टर में मर्ज कर देंगे उनको। ठीक है, ठीक है, तो ये जो गिट स्टेटस हुआ है यहाँ पे देखिए, आपको ये दोनों फाइलें ट्रैक हो रही। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको जाते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ABCD में क्या आ गया, हमने EFGH लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, गिट स्टेटस, फिर से आप गिट स्टेटस में जाइए, तो क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि फर्स्ट डॉट टेक्स्ट जो है वो आपकी मॉडिफाई हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको कुछ जो नई चीज़ मॉडिफाई हुई है वो आपका क्या कहते हैं, उसको हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा स्टेजिंग डायरेक्टरी में। जैसे आप कोई मॉडिफिकेशन करेंगे वो वर्किंग डायरेक्टरी में स्विच हो जाता है। ठीक है, तो जब आप चेंजेस करेंगे तब आपको ऐड फिर से करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, गिट ऐड, मान लीजिए इसी का ही सिर्फ नाम देके करते हैं। ठीक है, अब आप अगर गिट स्टेटस करेंगे तो ग्रीन, जो भी चीज़ें ग्रीन में होंगी, जो ट्रैक मतलब आपने उसको ऐड कर दिया स्टेजिंग डायरेक्टरी में, तभी आप उसका कमिट कर पाएंगे। और जो चीज़ आप कमिट करेंगे, ठीक है, तो वही एक्चुअल में मेन आपका जो कमिट हिस्ट्री है, जो ट्रैकिंग चेंजेस हैं, ठीक है, जब फाइनल सब चीज़ें हो जाती है वही चीज़ कंसिडर करी जाएगी। आपका कोई और डेवलपर अगर उस कोड को लेना चाहता है या आपको मास्टर कोड में ब्रांच में मर्ज करना है उसको, जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपकी स्टेजिंग डायरेक्टरी में रहेंगी। ठीक है, फाइनल ब्रांचेस में वो मर्ज नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब मैं गिट कमिट करूँगा, ठीक है, तो मान लीजिए इस गिट कमिट करने के पहले मैंने यहाँ पे second.txt में भी कुछ चेंजेस किए। ठीक है, IJKL, ठीक है, तो अब क्या बोलिए, गिट कमिट अगर मैं करता हूँ स्लैश, गिट कमिट का ये मैसेज है, स्लैश है मतलब मैसेज। कभी भी आप कोई चीज़ कमिट करिएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें मैसेज डाल दीजिएगा कि आपने चेंजेस क्या किए। वो चेंजेस वहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है हम कम से कम 100-200 बार किसी फाइल को चेंज करते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि वो पर्पज़ क्या था वहाँ पे जो चेंजेस करने का। तो अगर आप वन लाइनर को अगर देखें आपका मैसेज का, वहाँ पे जो भी कमिट हुआ है उससे वो चीज़ समझ में आ जाए कि आपने क्या कोड के लिए क्या चेंजेस करे थे। मतलब आप अपनी यूज स्टोरी का कोड नंबर डाल दीजिए, उसके आगे छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, ठीक है, और अपना नाम डाल दीजिए
क्या पर्पस था वो डाल दीजिए, तो उससे क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएगी। कभी भी अननेसेसरी कुछ भी मैसेज मत डालिए जिससे कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं हम फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया इसने, इसने ये बताया कि 2 फाइलों में चेंजेस हुआ है, ठीक है। अभी अब देखिए उसमें सेकंड फाइल में मैंने चेंजेस किया था, पर कमिट के साथ में उसने क्या किया, उसने ऐड भी किया, उसको कमिट भी कर दिया, ठीक है। और 2 इंसर्शन हुए यहाँ पे, 2 इंसर्शन है क्योंकि मैंने 2 इंसर्शन किए थे, ठीक है। तो अगर आप गिट स्टेटस में जाइए, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये सेकंड और जो टीएक्सटी थी इसको मैंने नहीं लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप गिट लॉग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो गिट लॉग में क्या हो रहा है, ये देखिए आपका जो यहाँ पे हैश कोड मैंने बताया था वो हैश कोड भी आपका जनरेट हो गया है, और कौन सा ऑथर है, कौन सी डेट में उसने सारे चेंजेस किए हैं वो आपको दिख रहा है। हेड एक तरीके से आप मान के चलिए जब भी आपके नए नए कमिट होते जाएंगे, हेड उस हर नए कमिट में मूव होता जाएगा, ये एक पॉइंटर है, ठीक है। तो अब आपको देखिए फिर से गिट स्टेटस करते हैं अगर, और जो सेकेंड वाली फाइल है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम गिट कमिट करते हैं, गिट कमिट एम सेकेंड कमिट, ठीक है। तो ये देखिए जो तो आपका सेकंड वाला था उसका इंसर्शन इसने अब लिया है, बल्कि पहले वाले में इंसर्शन उसका नहीं था, ठीक है। तो ये अब आप इसको गिट लॉग करेंगे तो ये देखिए आपके 2 कमिट यहाँ पे दिखाने लग गया, और जो लेटेस्ट कमिट था वहाँ पे आपका हेड मूव हो गया है, ठीक है। तो कल को अगर आपको कमिट के बेसिस पे कोई चीज़ चेंजेस करनी है, कुछ देखना है चीज़ें, तो आप ये हैश कोड को सीधे सीधे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और कल को अगर रिवर्ट भी करना है कोई चीज़ तो हैश कोड का नाम डाल के गिट रिवर्ट हैश कोड अगर आप डालेंगे ना, तो वो वहाँ पे आपका कोड रिवर्ट हो जाएगा। हालांकि उसको भी ऐसे कमिट लिया जाएगा एक और चीज़, पर कोड आपका पुराना वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उसमें आपको स्विचिंग करनी है, ठीक है, किसी भी आप जब भी नई नई यूजर स्टोरी वगैरह जो बनती है आपको, तो एक ही चीज़ में सब चीज़ें नहीं रखिएगा, हर स्टोरी के लिए अलग अलग ब्रांचेस रखिएगा। वहाँ पे खाली उतनी स्पेसिफिक चेंजेस करके आप मर्ज कर आप मतलब कमिट करिएगा और फिर मर्ज करिएगा फाइनल मास्टर में, तो आपका कोड एकदम स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस क्रिएट करने के लिए, तो आप सीधे सीधे भी स्विचिंग कर सकते हैं उसके गिट चेकआउट, अगर कोई ब्रांच आपकी है ऑलरेडी बनी हुई तो आप उसमें ब्रांच में गिट चेकआउट करके उस ब्रांच का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रांच नेम आप डाल सकते, जो भी ब्रांच का नेम होगा वो हो जाएगा। अगर आपकी ब्रांच वो नहीं बनी है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं स्विचिंग के टाइम पे, तो नई ब्रांच बनेगी और वो स्विच भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेन करके आप स्विच करते हैं, तो क्या क्या देखो, स्विच टू अ न्यू ब्रांच मेन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ गिट स्टेटस करेंगे तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए यहाँ पे, वो पूरी वर्किंग डायरेक्टरी इसकी क्लीन है, ठीक है। तो नथिंग टू कमिट। अब अगर हम जाके यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं फिर से, ठीक है, अब हम करते हैं चेंजेस इन न्यू ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर गिट स्टेटस आप डालेंगे तो इस वर्किंग डायरेक्टरी में इसके चेंजेस ही दिखाएंगे, लेकिन अगर हम स्विच करते हैं फिर से उसमें गिट चेकआउट पी एम मास्टर, ठीक है, तो ये पी एम मास्टर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर हम गिट स्टेटस करते हैं तो ये देखिए, तो ये देखिए फाइल में जो चेंजेस हुआ वो यहाँ पे भी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो कमिट करेंगे, ठीक है, तो वो कमिट आपका इस ब्रांच में होगा पीएम मास्टर में। लेकिन अगर आप कमिट करना चाहते हैं मेन ब्रांच से तो आपको फिर से मेन ब्रांच में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, फिर से आप मेन ब्रांच में स्विच हो जाइए, यहाँ पे गिट चेकआउट मेन ब्रांच में स्विच होंगे और यहाँ पे गिट ऐड करेंगे, स्टेटस करेंगे, गिट कमिट करेंगे /m थर्ड कमिट फ्रॉम मेन ब्रांच, ठीक है। अभी हम देखिए गिटहब में जब मैं इसको दिखाऊंगा ना तो आपको बहुत क्लियरली यूआई में बहुत प्यारे तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपको चेंजेस भी दिखाई देंगे क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फाइलों के चेंजेस नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, गिट में काम करते हुए। ये क्योंकि लोकल रिपोजिटरी में लिनक्स बेसिस पे ही बना हुआ था, तो सारी चीज़ें आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं, पर ये सारी चीज़ें आप गिटहब से डायरेक्टली उनके यूआई से भी कर सकते हैं। जो उनका क्या कहते हैं वेब एप्लीकेशन आपने ओपन किया है वहाँ पे यूआई से कर सकते हैं। इसके अलावा गिट अपना गिट डेस्कटॉप भी देता है, ठीक है, एक एज एन EXE एप्लीकेशन कह सकते हैं विंडो के लिए, बाकी एप्लीकेशन के लिए गिट डेस्कटॉप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गिट को आपने डाउनलोड किया है और वो जो गिट डेस्कटॉप है वो आपके गिटहब से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो गिट डेस्कटॉप आपके उसमें लोकल सिस्टम में चलेगा, लेकिन वो कनेक्टिविटी रहेगी उसकी गिटहब से, ठीक है। तो
ये आपने जो मेन में चेंजेस किए हैं, तो ये देखिए 1 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन, 1 डिलीशन। जो मैंने चीज़ें अगर वहाँ पे डिलीट करी हैं तो वो 1 डिलीशन भी यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं अगर गिट लॉग करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 3 आपको कमिट दिखा रहा है गिट लॉग में। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देखिए कि पीएम मास्टर का यहाँ ब्रैकेट करके वो दिखा रहा है कि ये वाला जो कमिट हुआ था वो पीएम मास्टर ब्रांच में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो हेड है ये मेन ब्रांच में भी आ गया है इसका। ठीक है, और सबसे पहला जो था ऑलरेडी वो भी पीएम मास्टर से, तो अलग से नहीं यहाँ पे दिखाया, क्योंकि वो इसके नीचे वाली ब्रांच को ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा। तो फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट और जो थर्ड कमिट है वो मेन ब्रांच से हुआ है। अब हम क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं। ठीक है, फिर से हम उसमें स्विचिंग करते हैं आपका पीएम मास्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं आपका, मान लीजिए सेकंड में, चेंजेस इन सेकंड फ्रॉम पीएम मास्टर ब्रांच। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, गिट कमिट करना है ना, पहले तो गिट ऐड कर लेते हैं। वैसे कमिट डायरेक्टली भी आपको अलाउ कर देगा उसको करने के लिए, गिट कमिट एम, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम इस तरीके से करेंगे, फोर्थ कमिट है ना। ठीक है, अब अगर आप गिट लॉक को करेंगे तो ये देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो हेड है आपका ये पीएम मास्टर में मूव हो चुका है। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड और देखिए थर्ड कमिट आपको नहीं दिखा रहा, तो मतलब पीएम मास्टर जो ब्रांच है उससे रिलेटेड जो भी आपके कमिट हुए हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप मेन ब्रांच पे मूव करिए फिर से, जो आपने अभी अभी बनाई है, और वहां पे जाके आप गिट लॉक करेंगे तो क्या करेगा वो, ये देखिए जो आपके शुरुआत के जो 2 कमिट हुए थे, ठीक है, वो और ये मेन ब्रांच का खाली यहाँ पे वो कमिट दिखा रहा है। अब शुरुआत के 2 कमिट क्यों दिखा रहा था, ये फर्स्ट सेकंड कमिट, क्योंकि वो दोनों के बाद में आपने मेन ब्रांच बनाई थी, तो वो दोनों तो यहाँ पे आने ही आने थे। ठीक है, और अगर और आपने फिर क्या किया, मेन ब्रांच बनाने के बाद आपने स्विचिंग करी पीएम मास्टर में, वहां पे जो नई चीज आपने फोर्थ कमिट बनाई तो वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हो गए वहां से ब्रांचेस। ठीक है, अब जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे यहाँ पे एक दूसरे को, तब तक वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मतलब वो एक मास्टर ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको ब्रांच देखना है तो गिट ब्रांच करके जिस भी ब्रांच में यहाँ पे है ना, उसकी ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेन ब्रांच में हैं अभी। ठीक है, अगर आपको मेन ब्रांच का मास्टर में आपको मर्ज करना है कोई भी चीज़ है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो हम स्विचिंग कर चुके हैं पी मास्टर, अब मर्ज कमांड को चलाते हैं। मेन ब्रांच को हमें पीएम मास्टर में मर्ज करना है। ठीक है, तो पीएम मास्टर में स्विचिंग की, उसके बाद मेन ब्रांच को मर्ज करना, अब देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है कि 3 एडिशन हमारे किए हैं, यहाँ पे 2 में एड ऑन किया है, 1 डिलीट किया, तो 1 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन, 1 डिलीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस को हम गिटहब में कैसे पहुंचाएं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पीएम डिजी क्लाउड का था, ये क्या क्या यहाँ पे रिपोजिटरी है वो देख लेते हैं। ये रिपोजिटरी 3 है, हमने अभी बनाई है यहाँ पे फर्स्ट हैंड्स ऑन। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे रिमोटली इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी लिंकिंग करेंगे, यहाँ जो अपना लोकल रिपोजिटरी का कोड है हम लिंक करेंगे कि आप इस रिपोजिटरी में जाके आप अपना हमारा जो लोकल चीज़ है उसको आप वहाँ पे पुश कर दीजिए। ठीक है, तो गिट रिमोट, लेकिन पहले कहाँ पे पुश करना है वो हमें कनेक्टिविटी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। गिट रिमोट एड ओरिजिन। ठीक है,
अब आप देखिए कि आपको अगर देखना है कि कहाँ से मेरी कौन सी रिपोजिटरी से मेरी वो लिंकिंग हुई है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम करेंगे पुश। पहले तो चेक कर लेते हैं किस ब्रांच में है। मेन ब्रांच में गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, तो ये देखिए इसने आपका जो भी आपने फाइल के चेंजेस किए थे ये पुश करती है उस गिटहब रिपोजिटरी में। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ये देखिए आपके फर्स्ट टेक्स्ट और सेकंड टेक्स्ट दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए आपके सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 ABCD, ये चेंजेस इन न्यू ब्रांच है ना। और इसी तरीके से आप पीछे आएंगे, सेकंड टेक्स्ट में आप जाइए, जो भी आपके चेंजेस थे वो आपके दिखाई दे रहे हैं, और कब कब इसके चेंजेस हुए हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है, अब अगर आपको, ठीक है, अब मेन देखिए यहाँ पे मैंने बोला था गिटहब से भी आप सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कोई नई ब्रांच बनानी है, तो यहाँ पे जो आप ब्रांच का नाम डालेंगे वो ब्रांच, नई ब्रांच यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो कल को वहाँ से आप पुल वगैरह करेंगे तो वो पुल भी बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोड रिव्यू बनाना है तो आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप असाइन कर सकते हैं। गिटहब में एक बड़ा एडवांटेज होता है कि आपके कई डेवलपमेंट टीम, उसमें सीनियर डेवलपर भी हैं, आप असाइन करना चाहते हैं कि नहीं भाई कोड रिव्यू हो जाए उसके बाद ही ये मास्टर ब्रांच में आना चाहिए, उनके कमेंट ओके हो जाने चाहिए, तो वहाँ पे आप पुल रिक्वेस्ट वगैरह में आप दे सकते हैं कि ये जो कोड मैंने यहाँ पे डाला है या कोई भी टेक्स्ट फाइल डाली उसका रिव्यू होना चाहिए प्रॉपरली, तो आप रिव्यूअर को ऐड कर सकते हैं। वो एडवांटेज भी यहाँ पे गिटहब में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो अभी देखिए क्या है कि ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, मैंने कमिट में, तो वरना तो वो भी दिखाई देता है आपको ग्रीन और ये जब, हाँ, कोड रिव्यू के लिए जब आप डालेंगे ना, तो पुरानी फाइल के बाद कोई भी नई फाइल आएगी तो वहाँ पे हाईलाइटेड कलर में दिखाई देता है कि कौन सी चीज़ें डिलीट हुई है, कौन सी चीज़ें ऐड ऑन हुई है। तो वो रिव्यू करने में भी आसानी बन जाती है कि क्या क्या कोड चेंजेस आप ले जा रहे हैं, उसके बेसिस पे ओके हो जाता है और तभी वो आपके मेन ब्रांच के साथ में मर्ज होता है जो भी प्रोडक्शन में आपको ले जाना है। तो इस तरीके से ये एक्चुअली में काम करता है। अब थोड़ा सा हम पीपीटी पे आते हैं ताकि जो भी चीज़ें हम लोगों ने करी आपको समझ में आए। गिट क्लोन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए वापस आते हैं गिट ब्रांचिंग में। जैसे वहाँ पे आपने देखा कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपको मास्टर ब्रांच मिलेगी। तो मेरे उसमें जैसे पीएम मास्टर ब्रांच क्रिएटेड थी, वो मेन ब्रांच आपकी होगी, एक तरीके से मास्टर ब्रांच होगी जहाँ से आप कई मल्टीपल ब्रांचेस निकालते रहेंगे। उसके अलावा भी आप कुछ मेन ब्रांचेस बना सकते हैं अगर एज एन आप टेस्टिंग कॉपी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे इन्वायरमेंट्स में आपकी हमेशा ब्रांचिंग रहेगी। तो जैसे जैसे आप कई मल्टीपल ब्रांचेस बनाते चले जाएंगे, आप मेन जब कमिट करेंगे, जो सोर्स कोड की मर्जिंग करेंगे वो मास्टर से करेंगे, ताकि सारे जो डेवलपर्स, मल्टीपल डेवलपर्स, उनके जो भी चेंजेस है वो मास्टर में आ जाएंगे और वही टेस्टिंग के लिए जाएगा और वही प्रोडक्शन के लिए जाएगा। ठीक है, तो गिट ब्रांच करके भी आप ब्रांच नेम बना सकते हैं। अदरवाइज एक और चेकआउट में फीचर होता है कि गिट चेकआउट स्लैश बी, जब आप स्लैश बी करते हैं उसके बाद कोई नाम आप ब्रांच का डालेंगे, तो आप क्या कहते हैं कि आपका ब्रांच भी नया बन जाएगा वहाँ पे और आप सीधे उसमें स्विचिंग भी कर लेंगे। चेकआउट का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं, आप अगर मल्टीपल ब्रांचेस में काम करना चाहते हैं, जैसे आप 3 4 स्टोरीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, और सबके डेवलपमेंट आपको करने हैं, तो आपने पहले एक ब्रांच में काम किया और उसमें कमिट कर दिए सारे चेंजेस। ठीक है, तो स्विचिंग करने को ही चेकआउट कहेंगे। तो आप स्विचिंग कर रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, स्विचिंग अगर कर रहे हैं तो उसको चेकआउट कहेंगे। ठीक है, तो गिट चेकआउट जब ब्रांच का नाम देंगे तो वहाँ पे स्विचिंग हो जाएगी आपके, वहाँ पे आपने कोड चेंजेस किए, उसको कमिट किया और उसके बाद आप दूसरे ब्रांच में चले गए वहाँ पे चेंजेस करने के लिए। और ठीक है, तो इस तरीके से होती है। अगर स्टैशिंग अभी मैं बाद में समझाऊंगी, स्टैशिंग का मतलब सेव एज अ ड्राफ्ट है, मतलब आपने कोड कमिट नहीं किए हैं फिर भी आप किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आपको स्टैशिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चेकआउट और स्टैशिंग में ये मेनली अंतर होता है। ठीक है, और गिट ब्रांच करके आप जो भी नाम देंगे वहाँ पे आप ब्रांच को क्रिएट कर सकते हैं। अगर और उसके बाद आपको स्विचिंग करनी है तो गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम फिर से देना पड़ेगा। 2 कमांड करने हैं। अगर 2 कमांड का आप एफर्ट थोड़ा सेव करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे ऐसे भी ब्रांच बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, गिट चेकआउट स्लैश बी और ब्रांच का नाम। ठीक है, अब बात करते हैं पुश करने के लिए। तो देखिए जब हमको पुश करना पड़ेगा तो वो अभी हम जब मैं हैंड्स ऑन करूँगा तो आपको वो और क्लियरली समझ में आएगा। तो जो भी आपको अगर किसी भी रिमोटली जगह पे, जो आपने रिमोटली अपने गिटहब में, गिटलब में रिपोजिटरी बनाई, वहाँ पे जब आपको इस ब्रांच को पुश करना पड़ेगा तो ये कमांड उसका है कि गिट पुश स्लैश यू, है ना, और रिमोट उसके एच टी टी पी एस करके जो भी उसका पूरा यूआरएल हो जाएगा और उसके बाद ब्रांच नेम हो जाएगा आपका। वैसे ब्रांच यहाँ पे यूआरएल नहीं होता है, यहाँ पे होता क्या है कि
ठीक है, तो वो वहाँ पे पुश हो जाएगा। ठीक है, और गिट ब्रांच अच्छा हाँ, व्यू अगर ब्रांच आपको करना है तो गिट ब्रांच आप डालेंगे, सारी ब्रांच की आपकी लिस्ट आ जाएगी, स्लैश स्लैश लिस्ट करेंगे, लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको डिलीट ब्रांच करना है तो स्लैश डी कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गिट स्टेटस। तो कभी भी आपको चेक करना है कि जो भी आपके चेंजेस है वो कमिट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। आपको चेक करना है कि जो फाइल है वो ट्रैक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको चेक करना है कि आपने उनको जो भी आपकी स्टेजिंग डायरेक्टरी थी ना, स्टेजिंग जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, वर्किंग एरिया से आपको स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऐड करने के थ्रू ही आप कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको हर बार जब भी कोई भी चीज़ चलाएंगे तो आप उसमें आप गिट स्टेटस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी हम लोगों ने देखा ऑलरेडी कि अगर कोई वर्किंग डायरेक्टरी से आपकी स्टेजिंग डायरेक्टरी में नहीं है तो रेड हाईलाइटेड करके वहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, तो आप उसको ऐड करेंगे। उसके बाद आपका कमिट भी नहीं हुआ है तो वो भी ये बताएंगे कि कोई कमिट नहीं हुआ है। अगर कमिट हो चुका है तो वो चीज़ें भी वो दिखाता है गिट स्टेटस में। ठीक है, तो गिट ऐड के थ्रू आप वही स्टेजिंग डायरेक्टरी में लेके आएंगे। गिट ऐड डॉट करके भी जो होगा वो सारी फाइलों को ऐड कर देंगे। अगर आप सिंगल फाइल का नाम भी दे सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए गिट ऐड कमांड जो भी है वो आपके रिपोजिटरी में चेंजेस नहीं कर रहा है, वो खाली आपको सेव कर रहा है, एक तरीके से आपकी जो स्टेजिंग डायरेक्टरी में लाने वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको कमिट करने हैं चेंजेस तो उसके बाद ही वो सेव होते हैं सबसे मेन। ठीक है, तो जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक आपके चेंजेस एक्चुअल में सेव नहीं होंगे। ठीक है, वो खाली स्टेजिंग डायरेक्टरी में रहेंगे। और कमिट करने के लिए हमेशा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि जो मैसेजेस आप दीजिएगा इस तरीके से दीजिएगा कि जो स्पेसिफिक चेंजेस आप करें अगर आप उसको वहाँ मेंशन कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं उसको मेंशन कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 साल बाद भी आपका वो कोड दोबारा रिव्यू हो किसी वजह से, तो वो क्लियरली समझ में आएगा कि आपने किस स्टोरी के अगेंस्ट में अगर उसका नंबर डाल सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें और पर्पस डाल सकते हैं किसकी वजह से वो हुआ था। ठीक है, और जो गिट कमिट भी जो चेंजेस आपके सेव कर रहे हैं फाइनली वो देखिए लोकली होता है, तो आपको पुश कमांड यूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर रिपोर्टली रिपोजिटरी में ले जाना है तो गिट देखिए हमेशा हमने समझा कि लोकली ही काम करता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो भी इसका चलता है लोकली ट्रैकिंग इसकी होती है। अनटिल अनलेस आप पुश करेंगे अपने रिमोटली रिपोजिटरी में जो आपने बना रखा है गिटहब है गिट लैब में, वो तब तक वहाँ पे फाइनली सर्वर पे नहीं जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो गिट पुश जैसे मैंने आपको बताया, गिट पुश और रिमोट ब्रांच आपको यूआरएल वगैरह देंगे और अपनी ब्रांच का नाम डालेंगे, तो उस ब्रांच के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे वो चाहे आपने न्यू फाइल एडिशन किया हो या आपने कुछ चेंजेस किए हो, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके रिमोटली रिपोजिटरी में। ठीक है, और देखिए ओरिजिन नाम इसलिए देना पड़ता है, जैसे मास्टर ब्रांच आपका लोकली क्रिएट हुआ था वैसे ओरिजिन वहाँ पे आपका रिमोटली क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन के बाद आपने जो भी मास्टर नेम मेन नेम जो भी आप देंगे वो वहाँ पे जाके ओरिजिन से जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और गिट पुश देखिए जो चेंजेस है वो सिर्फ जो आपने कमिट किए चेंजेस उन्हीं को कमिट करता है, उन्हीं को वहाँ पे मतलब सेव करता है सर्वर साइड में। और कमिट क्या है, आपकी ट्रैकिंग हिस्ट्री है एक तरीके से, वो फाइल के बेसिस पे नहीं है, आपने कोई भी चेंजेस किए हैं वो सारी चीज़ों को ट्रैक करता है। ठीक है, गिट पुल जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई आपको ब्रांच है उससे पुल करना है तो आपको गिट पुल का यूज़ करना पड़ेगा। और ये देखिए फैच और मर्ज करने का काम करता है। तो अगर आपके में चेंजेस जिस भी फाइल में आप कोई ऐसा चीज़ का आप पुल कर रहे हैं जिसमें आपके भी जो चेंजेस फाइल में हुए थे और वहाँ पे जो चेंजेस फाइल में हुए थे उन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे गिट पुल के टाइम पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा कि गिट पुल एक तरीके से ब्रांचेस में होते हैं। और जो गिट लॉग है, देखिए गिट लॉग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ये दिखाता है कि जो भी कमिट आपके हुए हैं उनकी हैशिंग क्या है। ठीक है, तो कल को अगर आपको रिवर्ट भी चेंजेस करने हैं किस हैश कोड के बेसिस पे कि जहाँ पे जो चेंजेस जिसमें कमिट किए गए तो उसके पुराने पे आने हैं, तो गिट लॉग ही वहाँ पे हेल्प करेगा। तो गिट रिवर्ट करके हैश कोड कर जब आप नाम डालेंगे तो वो गिट लॉग से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी कि किस में मेरे को रिवर्ट करना है नहीं करना है। ठीक, तो देखिए आपको गिट लॉग वगैरह जो करना है उसमें आप वन लाइन अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ग्राफ अगर आपको देखना है तो ग्राफिंग दे सकते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं गिट लॉग ग्राफ। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा और ज़्यादा ये डिटेल में चीज़ें बता रहा है। कल को अगर यहाँ से भी सब ब्रांचेस वगैरह बनी होती तो यहाँ पे वो ट्री स्ट्रक्चर वगैरह भी बना के दिखा देता। ठीक है, ठीक है, तो ये गिट लॉग हो गया मर्ज। अच्छा देखिए मर्ज जो आपको करना है वो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जिस ब्रांच में होंगे, ठीक है, उसी ब्रांच में मर्जिंग होगी। जैसे आप मान लीजिए मेन 1 मेन 2, तो मेन 2 को अगर मेन 1 में मर्ज करना है आपको तो मेन 1 में पहले आपको आना पड़ेगा और फिर मेन 2 का मर्जिंग वहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे अगर मास्टर और मेन ब्रांच हो गया तो मास्टर में अगर आपको मर्जिंग करना है तो पहले आप गिट चेकआउट करके मास्टर में आएंगे और फिर गिट मर्ज मेन ब्रांच का नाम जो देंगे आप, तो मेन ब्रांच के सारे चेंजेस आपके मास्टर में मर्ज हो जाएंगे। अगर वहाँ पे जो फाइलें हैं जो चेंजेस हुए हैं वहाँ पे एक ही लाइन में कोई सेम टू सेम चेंजेस नहीं है तो वो तो ईजिली कमिट कर देगा वहाँ पे।
ठीक है, मर्जिंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर सेम चीज़ में कोई जो फाइल है वहाँ पे 10 लाइन है, 10 में जो थर्ड लाइन है वहाँ पे आपकी फाइल में चेंजेस कुछ और है और जो चीज़ को आप मर्ज करना चाहते हो उसमें चेंजेस कुछ और है, तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। तो आप जिसको रखना चाहेंगे वो आप वहाँ पे ओके बोलेंगे और उसके बाद ही वो सारी चीज़ें वहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, तो वो नई कॉपी वहाँ पे आपकी बन जाएगी। लेकिन मर्ज करते समय हमेशा एक ध्यान रखिएगा आप कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बड़े ध्यान से उनको देख के करिएगा। और मोस्टली आप गिटहब में अगर यूज़ करते हैं जो यूआई बेस आपको टूल देता है वहाँ पे, तो आपको चेंजेस बहुत अच्छे से वहाँ पे दिखाई देंगे। तो देखिए मेनली क्या होता है गिटहब में जब आप कोड रिव्यू करेंगे तो कोड रिव्यू के टाइम पे ही हाईलाइटेड रहते हैं कलर। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है रेड में रहेगा और जो नए एडिशन होते हैं वो ग्रीन में दिखेंगे, तो वहाँ पे बहुत ईजिली देखने में आसानी से आप उसकी मर्जिंग कर सकते हैं देख के चेंजेस, ठीक है। और दो फाइलों का कंपेरिजन साइड बाय साइड दिखाई देता है। और अगर आप बात करें गिट स्टैश की, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी आप अगर सेव एज अ ड्राफ्ट करना चाहते हैं, कमिट नहीं करना चाहते पर फिर भी स्विचिंग करना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, और आप जो चेंजेस किए उनको आप सेव एज अ ड्राफ्ट करना चाहते हो, तो आप स्टैशिंग का यूज़ करिए। स्टैशिंग करके क्या होगा आपका, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक अलग से एक और डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वर्किंग डायरेक्टरी के लेफ्ट हैंड साइड में स्टैशिंग के लिए जो ड्राफ्ट आपकी जितनी भी चीज़ें थी उनको सेव कर लेगा, और बाद में जब आप रिज्यूम करना चाहते हैं वर्क, तो फिर से आप उसको पॉप करके अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में चीज़ें ला सकते हैं। तो ये गिट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होंगी। कैसे मैंने गिटहब पे ये सब चीज़ें करके और कौन कौन से कमांड को यूज़ करके सारी चीज़ें करी हैं, ये सब चीज़ें आप भी हैंड्स ऑन कर सकते हैं। देखिए छोटी सी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं तो बहुत प्रेशर आने लग जाता है आपको, ठीक है। तो आप टेक्स्ट फाइल वगैरह में यूज़ करके आप हैंड्स ऑन करिए, और उसके बाद अपनी जो भी सोर्स कोड डायरेक्टरी है उसमें आप सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं और गिटहब में भी डायरेक्टली जाके कर सकते हैं, ठीक है। गिट डेस्कटॉप मैंने आपको नहीं दिखाया। ये देखिए गिट डेस्कटॉप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपनी नई रिपोजिटरी या क्लोनिंग या कोई लोकल रिपोजिटरी को भी कुछ करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट रिपोजिटरी जो मैंने बनाई थी, तो वो यहाँ पे वो इस तरीके से चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे मेन ब्रांचेस मेन दिखा रहा है, नई ब्रांच वगैरह आपको बनाना है तो वो यहाँ पे यूआई वगैरह भी गिटहब का ये है एक्चुअली में, है ना। तो गिटहब पे बना सकते हैं, ठीक है। गिट बैश आपका लोकली जो भी आपका गिट है वहाँ पे उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट टूल है स्पेशली, और ये सारी चीज़ें आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन गिट बैश में जो थोड़ी बहुत कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉन्फ़िग के बारे में, ठीक है। जब आप पहली बार अगर सिस्टम को यूज़ करेंगे, जब गिट इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको शायद कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। तो गिट कॉन्फ़िग लिस्ट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको यूज़र नेम और उसका क्या कहते हैं, अपना यूज़र नेम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गिट कॉन्फ़िग अगर हेल्प में जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ जाएंगे यूज़र वगैरह भी ऐड करने के लिए। कल को तो अगर आपको लगता है कि मुझे ग्लोबल बेसिस पे अपना यूज़र आईडी को ऐड करना है उसमें, तो आप यहाँ पे जो गिट कॉन्फ़िग है तो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल करके अपना यूज़र जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूज़र डॉट ईमेल या यूज़र डॉट नेम, इनको ऐड कर सकते हैं। हालांकि जब मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन आप करते हैं तभी भी वो चीज़ें मांगता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही आपका ऑथर नेम वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। जो आपका जब आप पुश करेंगे गिटहब में तो वहाँ पे दिखाई देगा कि किसने ये एक्चुअली में चेंजेस किए थे। तो ये आपका छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर करी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। और इसका हैंड्स ऑन जरूर करिएगा, ठीक है। जितना भी आप हैंड्स ऑन करेंगे तभी आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये जरूर पढ़िए और जरूर करिए, और आपको जरूर पता होना चाहिए। आप जितने भी अच्छे डेवलपर, अगर आपको नहीं आता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन या गिट को यूज़ करना नहीं आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में हर जगह गिट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। और रिपोजिटरी कोई भी यूज़ हो सकती है, वो सबके लिए कॉमन, वो तो खाली पुश और पुल आपको करना है। तो गिट आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। और यही बेसिक कमांड जितने मैंने आपको बताया है 11 कमांड, यही सब जगह यूज होता है। तो स्टिल यू हैव एनी क्वेरी व्हेन इफ यू वांट टू लर्न मोर, मे बी देखिए उसमें फॉग ज्वाइन वगैरह ये सब भी कई चीज़ें आती हैं, आपको ज़्यादा उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे चाहे जब मेल कर सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप नंबर भी अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। थैंक यू सो मच।